हेलो देयर, वेलकम बैक। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे CFA लेवल 1 के कॉन्सेप्ट वीडियो सीरीज में। एक और वीडियो का आज शुरुआत होने जा रहा है। आज हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ने वाले हैं अबाउट पोर्टफोलियो रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिस्क। टेक्निकली हम इनके फॉर्मूलों के बारे में आज जानकारी ही लेने वाले हैं, बट मैं उसके काफ़ी बियॉन्ड जाऊंगा एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई डज द फॉर्मूला ऑफ portfolio return look like that and why does the formula of portfolio risk look like that। इन दोनों फॉर्मुलों को मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं एंड बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। शुरुआत से लेकर एंड तक आप पूरा एंजॉय करोगे, थॉरली एंजॉय करोगे। एंड अगर आप एंजॉय करोगे तो डेफिनेटली वीडियो को एक बार लाइक जरूर करके जाना, कमेंट करोगे तो और भी अच्छा लगेगा। शुरुआत करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं कि भाई हम लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो पोर्टफोलियो का रिटर्न और रिस्क समझना है हम लोग को, हम अज्यूम करेंगे टू एसेट पोर्टफोलियो, यानी कि एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसमें दो एसेट्स हैं, एसेट ए एंड एसेट बी। सो ये रहा एसेट ए, एसेट बी। फिर इनके रिटर्न्स को हम डिनोट करेंगे विद आर ए एंड आर बी। सो बेसिकली इट इज आर एंड सबस्क्रिप्ट में ए एंड देन आर सबस्क्रिप्ट में बी। ये है रिटर्न ऑफ एसेट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। फिर इसके अलावा इनके जो वेट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी। एंड इनके जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज सिग्मा ए एंड सिग्मा बी। अब इनके ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हम फॉर्मूले अच्छे से लिखें कि फॉर्मूले कैसे क्या दिखते हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले इन दोनों के हम फॉर्मूले ऑब्वियसली लिख लेना चाहेंगे। अगर आप CFA लेवल 1 सच में कर रहे हैं तो फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का तो आपको पता ही है, ये दोनों फॉर्मूले आपको पता ही होंगे, तो फटाफट खुद से लिख लीजिए। एंड जस्ट इन केस समबडी इज जस्ट वाचिंग दिस फॉर क्यूरियोसिटी, आइए यार आपको फॉर्मूले सिखा देता हूं मैं। तो आपका पोर्टफोलियो रिटर्न का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली आरपी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो आर इज रिटर्न एंड पी इज फॉर पोर्टफोलियो, सो इट इज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। इसके लिए फॉर्मूला लगता है डब्ल्यू ए आर ए। सो इट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू ए एंड आर ए, एंड देन वी हैव डब्ल्यू बी एंड आर बी। करेक्ट। सो ये हो गया अपना फॉर्मूला फॉर रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। अगर हम इसके रिस्क की बात करें तो रिस्क हम लोग मेजर करते हैं वेरिएंस से। करेक्ट। ऑल्दो रिस्क को मेजर करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का भी, बट हम लोग वेरिएंस ही कैलकुलेट करते हैं। उसके पीछे का क्या रीजन है सब समझाऊंगा आपको। सो जो वेरिएंस होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज सिग्मा पी का स्क्वायर। सो इट इज बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो का स्क्वायर, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है वेरिएंस। सो वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो, इसके लिए फॉर्मूला होता है डब्ल्यू ए सिग्मा ए होल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी सिग्मा बी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू डब्ल्यू ए सिग्मा ए डब्ल्यू बी सिग्मा बी कोरिलेशनशिप कोएफिशिएंट बिटवीन ए बी, कोरिलेशनशिप कोएफिशिएंट बिटवीन ए बी। सो बेसिकली वी हैव टू एसेट क्लासेस, या एसेट्स है हमारे पास में ए एंड बी। इन दोनों एसेट्स का हमारे पास में आर है, वेट है, और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। इनकी मदद से वी आर एबल टू राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर बोथ रिटर्न एज वेल एज रिस्क। अब इसमें हम लोग डाइव करेंगे और लॉजिक को थोड़ा सा बाहर निकालने की चेष्टा करेंगे। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ रिटर्न्स। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब भी आपके पास में दो डेटा सेट होते हैं या फिर दो वेरिएबल्स होते हैं, तो उन वेरिएबल्स की कभी भी एवरेज करनी हो तो हमेशा वेटेड एवरेज ही करते हैं। वेटेड एवरेज क्यों करते हैं? बिकॉज सिंपल एवरेज अगर आप कर दोगे तो यू आर इनहेरेंटली अज्यूमिंग कि दोनों चीजें एक बराबर वैल्यू रखती हैं या एक बराबर वेट रखती हैं। सिंपल एवरेज का वो प्रॉब्लम है। पर वेटेड एवरेज क्या करता है? अगर उन दोनों में अलग अलग वेट्स हैं तो उस चीज का ख्याल रखता है। आप इस बात को नहीं समझे, मैं एक बार समझाने की चेष्टा करता हूं। सपोजिटली आप 2 kg ऑफ राइस खरीदते हैं फॉर 100 रुपीज, एंड 100 रुपीज केजी पकड़ लेते हैं, एंड आप एक जगह 5 kg राइस खरीदते हैं फॉर 150 रुपीज पर केजी। ठीक है, एंड इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट पर केजी ऑफ राइस, तो आप खुद सोचिए जरा, क्या मैं डायरेक्ट 100 और 150 की एवरेज कर सकता हूं? वेल आइडियली मैं कर सकता हूं, कोई रोकता नहीं है मुझे। पर अगर मैं 100 और 150 की एवरेज करता हूं तो यहां पे मैंने इनहेरेंटली अज्यूम कर लिया कि मेरा दोनों दुकानों से या दोनों जगह से जो राइस का खरीदना हुआ वो एक बराबर खरीदना हुआ। यानी मैंने दोनों जगह से 1 kg खरीदा, या 2 kg खरीदा, या 5 kg खरीदा। बट इन रियलिटी यू नो कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हमने पहले शॉप से 2 kg राइस खरीदा है और दूसरे शॉप से हमने 5 kg राइस खरीदा है, तो दोनों जगह हमारा जो वेट है वो अलग है। एंड बिकॉज योर वेट इज डिफरेंट, एंड इसीलिए आपको मन में आएगा कि इसका वेटेड एवरेज कर लेते हैं। और इसका वेटेड एवरेज कैसे होगा? बहुत सिंपल है। आपका जो फर्स्ट सिनेरियो है वहां पे आपका वेट आएगा 2/7। हाउ डू वी नो 2/7? आपका टोटल है 7 kg, सो इट इज बेसिकली 2/7, एंड दूसरे वाले का वेट आएगा 5/7। सो व्हाट वी विल एसेंशियली डू, वी विल टेक 2/7, मल्टीप्लाई दैट विथ 100,
एंड देन 5/7 मल्टीप्लाई दैट विथ 150। ये जब हम करेंगे तो हमने यहाँ पे एक तरह से वेटेड एवरेज कर दिया। सो वी हैव गॉट अ वेट, वी हैव गॉट द वैल्यू, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर टोटल किया। वैसे ही वेट फिर वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई किया, टोटल किया। ये वेटेड एवरेज करने का तरीका है। बट मैं आपको जो इंटरेस्टिंगली दिखाना चाहता हूं वो ये बात है कि आपने यहाँ पे फॉर्मूला ही यूज किया है। जैसे कि जो आपने यहाँ 2/7 यूज किया वो था वेट ऑफ फर्स्ट डेटा सेट, एंड फिर आपने जो 100 यूज किया वो था मान लो रेट ऑफ द फर्स्ट डेटा सेट। वैसे ही आपने जो वेट है ऑफ द सेकेंड डेटा सेट वो यूज किया, एंड उसको आपने मल्टीप्लाई किया विथ रिटर्न या फिर रेट ऑफ द सेकेंड डेटा सेट। तो देखा जाए तो आपने यहाँ पे वेटेड एवरेज फॉलो किया, और ये वेटेड एवरेज ही हम लोग ऊपर भी फॉलो कर रहे हैं। सो दिस स्पीक्स फॉर द वॉल्यूम दैट अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, दो डेटा सेट या दो एसेट से बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों में अलग अलग अमाउंट का पैसा डालेंगे आप। ऐसा तो जरूरी नहीं है, ऐसा तो कंपल्शन नहीं है कि दोनों में आप एक बराबर पैसा डालोगे। So if you are investing with different weights in hand, then in that case you should be ideally working with weighted average. So this is first logic why portfolio returns formula is similar to the formula of weighted average. ठीक है ना, बात समझ में आ गई आपको? So अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली आपने मान लो दो एसेट्स में इन्वेस्ट किया, एक है एसेट ए, एक है एसेट बी। आपने अपना 70% पैसा एसेट ए में डाला और 30% पैसा आपने एसेट बी में डाला। अगर आपका रिटर्न ऑफ एसेट ए इज 12% while रिटर्न ऑफ एसेट बी इज 20%, तो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे आएगा? दैट इज वेरी सिंपल, यू विल टेक द फॉर्मूला आरपी इज इक्वल टू WA RA plus WB RB, correct? So 70% of your funds grew at 12% while 30% of your funds grew at 20%. So ये कितना आ रहा है? 8.4 plus 6 आपका आ रहा है 14.4%. So आपका रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आएगा इस फॉर्मूले से, एंड नाउ यू नो द फॉर्मूला, यू नो द एप्लीकेशन, यू नो द लॉजिक, यू नो एवरीथिंग। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो रिटर्न को लेकर के जो भी लॉजिक था या कॉन्सेप्ट था क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब जो मुश्किल वाला हिस्सा है उसके ऊपर बात करते हैं। जो मुश्किल हिस्सा है वो है पोर्टफोलियो रिस्क का। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि जब हम पोर्टफोलियो रिस्क की बात कर रहे हैं, व्हाई आर वी नॉट कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्टली? ठीक है, सबसे पहले तो आपके माइंड में यही क्वेश्चन आना चाहिए कि एसडी कैलकुलेट डायरेक्टली क्यों नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक रिस्क लेना चाहता हूं स्टैट्स में आपको चेक करने का कि आपको ये आता था कि नहीं आता था। बट जब भी हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं तो सेंट्रल टेंडेंसी में वी स्टडी मीन। ठीक है, हम वहां पे मीन स्टडी करते हैं, और जब हम डिस्पर्जन स्टडी करते हैं तो हम पहले वेरिएंस निकालना सीखते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी स्टडी इज वेरिएंस कैलकुलेशन। पर क्योंकि वेरिएंस के अपने लिमिटेशंस होते हैं, वेरिएंस एक स्क्वायर्ड यूनिट फॉर्म में हमारे सामने आता है, तो हमने जबरन वेरिएंस को अंडर रूट करके उसको स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट किया होता है। अगर आपको इस बात को, जो ये मैंने स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट से जरा सा भी इत्तेफाक नहीं हो रहा है, देन प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट्स। मैं अपना जो वीडियो है जिसमें मैंने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई विल ड्रॉप इट फॉर यू, मैं आपको लिंक दे दूंगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप समझिए कि इसके पीछे की पूरी कहानी है। हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ डेटा सेट, और अगर हमको डिस्पर्जन पता करना होता है तो हम वेरिएंस पता करते हैं। पर वेरिएंस क्योंकि स्क्वायर्ड यूनिट फॉर्म में आता है तो उसको हमने जबरदस्ती अंडर रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन बनाया हुआ होता है। अब जब आप किसी चीज का स्टैंडर्ड रूट कर देते हैं तो स्टैंडर्ड रूट करने के बाद उस पे कोई भी आपका मैथमेटिकल एप्लीकेशन हो नहीं सकता। यानी अगर आपको उसका एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, कुछ भी करना है, आप नहीं कर सकते। नाउ यू वुड आस्क कि ऐसा कैसा है एकदम ऐसा क्यों नहीं है? फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू डू 25 प्लस 81, ठीक है, तो अगर मैं इसको 5 प्लस 9 लिख दूं एक बार अंडर रूट करके, 25 का अंडर रूट हो गया 5 एंड 9 का अंडर रूट हो गया, सॉरी 81 का अंडर रूट हो गया 9, तो ये आ रहा है 14। तो क्या आपको लगता है 14 का स्क्वायर करने से यहां जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ जाएगा? लेट्स वेरीफाई, कर ही लेते हैं। 14 का स्क्वायर करने से आ रहा है 196, जबकि यहां पे टोटल आ रहा था 25 प्लस 81, करेक्ट, 106। सो यू गेट द पॉइंट। कोई भी चीज को अगर आप अंडर रूट कर देते हैं, अंडर रूट करके उसको जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद वापस स्क्वायर भी कर दोगे तो आपका रिजल्ट मैच नहीं करेगा विथ व्हाट एक्चुअली वाज द रिजल्ट ऑफ द इनिशियल इक्वेशन। समझ में आई बात? अगेन मैथमेटिकली मैंने समझा दिया आपको कि वेरिएंस जो था, वेरिएंस को आपने अंडर रूट किया, आपने उसको स्टैंडर्ड डेविएशन बनाया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ आप कोई भी तरह का ऑपरेशन नहीं कर सकते। इसका अगर आपको एवरेज करना है नहीं कर सकते, इसका प्लस करना है नहीं कर सकते, माइनस करना है नहीं कर सकते, इट इज नॉट अलाउड। सो आपको वापस वेरिएंस की दुनिया में ही जाना होगा इन ऑर्डर टू डू दिस।
इधर से ही शुरुआत होती है द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। तो हम बात करें सबसे पहले यहां पे पोर्टफोलियो के वेरिएंस की, ठीक है, या पोर्टफोलियो के रिस्क की। तो हम पोर्टफोलियो रिस्क में आइडियली स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं, बट स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है नहीं निकलेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या करेंगे, वी विल अंडर रूट द वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो। सो हम पहले वेरिएंस निकालेंगे ऑफ द पोर्टफोलियो एंड बाद में हम उसका अंडर रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन पे वापस पहुंच जाएंगे। दिस इज द क्लासिकल थिंग दैट वी डू फॉर ऑल द नंबर्स। तो अगर आपके पास वेरिएंस आ गया तो वेरिएंस को अंडर रूट कर देना, स्टैंडर्ड डेविएशन वापस बन जाएगा वो। अब ये करने के लिए शुरुआत तो स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉन्सेप्ट से ही करेंगे हम। तो वी विल स्टार्ट विद द सेम ओल्ड लॉजिक। जब रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकल सकता है विद द फॉर्मूला वेट ऑफ रिटर्न, तो स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर सिग्मा पी लिख देता हूं, क्यों नहीं निकल सकता इस लॉजिक के साथ। समझिए मेरी बात, जब हम रिटर्न्स के साथ में वेटेड एवरेज कर सकते हैं और पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाल सकते हैं, तो हम ये काम स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ क्यों नहीं कर सकते। व्हाई कांट वी टेक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसेट ए, टेक द वेट ऑफ स्टैंडर्ड एसेट ए एंड अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसेट बी एंड टेक द वेट ऑफ बी, ये बी होगा, वेट ऑफ बी, एंड फिर दोनों को जोड़ दे तो हम सिग्मा पी क्यों नहीं निकाल सकते। आइडियली तो कर सकते हैं हम ऐसा काम, बट आप भी जानते हैं सर ये पॉसिबल नहीं है। पहला, आपने यहां पे सीधा सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ में एडिशन रूल लगा दिया जो कि लग ही नहीं सकता। पहला, दिस इज नॉट अलाउड। तो चलो मान गए दिस इज नॉट अलाउड, तो मेरे को यहां पे सिग्मा पी कैलकुलेट करना डायरेक्टली अलाउड नहीं है। मैं सिग्मा पी स्क्वायर तो कैलकुलेट कर सकता हूं। सो आई वुड लाइक टू राइट दिस एज सिग्मा पी स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू ए सिग्मा ए प्लस डब्ल्यू बी सिग्मा बी होल स्क्वायर। कैन आई राइट दिस डाउन? क्या मैं ये लिख सकता हूं? एकदम लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते। मैंने आपको कहा जब ऊपर वाला भी वेटेड एवरेज हो सकता है तो नीचे वाला भी वेटेड एवरेज हो सकता है। मैंने उसके लिए कोई मना नहीं करा आपको। मैंने कहा आपको कि आप बिंदास कीजिए वेटेड एवरेज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेटेड एवरेज आप स्टैंडर्ड डेविएशन को लेकर के नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी चीज को अंडर रूट करके निकाला गया है, तो उस पर कोई भी एडिशन या डिडक्शन का रूल नहीं लगेगा। इसका भी मैंने मैथमेटिकल कहानी आपको समझाया यहाँ पे कि हाँ भाई ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करने से आपका मैथमेटिकल प्रिंसिपल ही फॉल्स हो जाएगा। तो पहला तो अंडर रूट को आपको अपर स्क्वायर करना था, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकाल नहीं सकते, तो आपने वेरिएंस निकालने का सोचा, और वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का ही स्क्वायर, तो वही हम कर रहे हैं। दिस इज आई वुड से सपोजिटली द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, करेक्ट, बट बिकॉज दिस इज डेल्ट विथ स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम लोग इसको वेरिएंस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका स्क्वायर कर रहे हैं। Now this looks very close to the algebraic equation of a plus b whole square. a plus b whole square का जो algebraic equation था वो होता था a square plus b square plus 2ab. Interestingly, जो पोर्टफोलियो का रिस्क का फॉर्मूला है वो भी ऐसा ही दिखता है, यानी वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो का फॉर्मूला इसी स्ट्रक्चर में है। इफ यू वुड वांट टू सी यू विल गेट इट। दिखाऊं आपको, ये देखिए, दिस इज योर a square, this is your b square and this is your 2ab. यकीन कीजिए a is equal to wa sigma a, b is equal to wb sigma b. Now observe, this is wa sigma a and then this is square, so this is a square. This is wb sigma b and then this is square, this is b square. This is 2wa sigma a, so this is 2, this is a, this is b. बट यू हैव एडिशनल थिंग हियर, यहां पे एक आपको आर देखने को मिल रहा है विच इज को रिलेशनशिप कोएफिशिएंट, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट सबसे पहले हमको ये तो समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का आ रहा है। सो पूरा आप वापस सिचुएशन समझिए, पूरी सिचुएशन आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, प्लीज समझिएगा। मेरा आर्ग्यूमेंट नंबर 1 ये है कि रिटर्न को हम वेटेड एवरेज करके निकाल सकते हैं, कोई मनाही नहीं है उसको करने में, करेक्ट। तो जब हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं तो उतनी ही खुददारी के साथ हम स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, एंड दैट शुड लुक लाइक दिस, वेट ऑफ एसेट ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसेट ए, देन वेट ऑफ एसेट बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसेट बी. But this is obviously not allowed. We know that any operation with standard deviation is not allowed. So naturally we were forced कि इसको हम variance form में ले जाएं. तो इसको अगर हम variance form में ले जाएं then this is supposedly a plus b whole square का format. तो यहाँ पे मेरा a है wa sigma a, तो that becomes a square.
देन वी हैव बी, तो उसका भी स्क्वायर, एंड फिर मुझे यहां पे करना है 2WA सिग्मा ए WB सिग्मा बी। तो यहां तक आप देख सकते हैं हमने फॉर्मेट फॉलो किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB का। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि आपके फॉर्मूले में तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और भी था, वो था आर ऑफ ए एंड बी। वो क्यों यूज हुआ, उसके पीछे क्या लॉजिक है? तो उसका भी लॉजिक है। उसका लॉजिक ये है कि एलजेब्रा में जब हम एलजेब्रा को डिस्कस करते हैं तो ए एंड बी आर वेरिएबल्स। एकदम सच बात है, वो वेरिएबल्स हैं, पर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि उनका आपस में कोई ताल्लुकात नहीं होता, आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होती। बट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, यू आर डिस्कसिंग एसेट ए एंड एसेट बी, दीज मे बी इंटर रिलेटेड। अगर ये आपस में इंटर रिलेटेड हो सकते हैं तो जाहिर सी बात है हम इनके रिलेशनशिप को कैप्चर करना चाहेंगे इन अवर इक्वेशन, एंड दैट इज व्हाई यू सी R is nothing but co-relationship coefficient, which defines not just the type of relationship between A and B, it also defines the extent of relationship between A and B. यानी कि ये आपको ये बताता है कि A और B आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं, पॉजिटिवली या इनवर्सली। साथ ही साथ ये उस रिलेशनशिप की जो स्ट्रेंथ है वो भी आपको बताता है। सो R gives you the interdependence या फिर इंटर रिलेशनशिप between two variables A and B. This is not at all captured in algebra. algebra में a और b वो variables होते हैं जो कि आपस में connected नहीं होते या फिर आपस में related नहीं होते. But in finance, things are connected to each other. So naturally, we will have to capture the relationship between them. And that is why you see this additional element here. ये RAB जो आपको additional यहाँ पे देखने को मिलता है, that is captured here. अब समझ में आई आपको सारी बात? पूरी कहानी शुरुआत से लेके एंड तक आपको समझाऊं वापस। सबसे पहले मैंने आपको ये कहानी बताई कि आपका जो रिटर्न है, रिटर्न निकालना इजी है, वो वेटेड एवरेज से हो जाता है। इसके लिए मैंने राइस वाली स्टोरी आपको समझाई। एक दुकान से आपने 2 किलो राइस खरीदा, एक जगह से 5 किलो खरीदा, दोनों की अलग अलग रेट है। यू जस्ट सिंपली कैन नॉट डू सिंपल एवरेज हो, सिंपल एवरेज करोगे तो फंस जाओगे। तो वहां पे आप वेटेड एवरेज करते हो एंड उसका आपको मैथमेटिक्स समझ में आ गया। फिर मैंने यही सेम काम करने की चेष्टा करी फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो एंड आई रोट दैट डाउन फॉर्मूला। वो फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने, पर वो फॉर्मूला लिखते वक्त ही आपने कहा कि देयर इज एन ऑब्जेक्शन सर, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, स्टैंडर्ड डेविएशन से कोई भी ऑपरेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम इसको वेरिएंस फॉर्म में ले जाते हैं। तो उसको जबरदस्ती हमने स्क्वायर किया। स्क्वायर करते ही हमारा वो फॉर्मूला खुल गया एंड इट लुक्ड समवॉट लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसको हम लोग सॉरी a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने उस फॉर्म में उसको लिख भी दिया। लेकिन देन वी रियलाइज्ड कि जो हमारे ए और बी है यहाँ पे वो तो आपस में कनेक्टेड है, तो आपस में जो इसका इंटर कनेक्शन है उसको भी हम लोग को एक्सप्लेन करना है। एंड दैट इज व्हाई वी इनकॉर्पोरेटेड और प्लग्ड इन द कांसेप्ट ऑफ कोरिलेशनशिप कोएफिशिएंट विद इन द फॉर्मूला। सो RAB इज दैट एडिशनल प्लग इन जो कि ए और बी के रिलेशनशिप को आपस में समझाता है। आगे आने वाली कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सीखेंगे कि कैसे ये R ही डिफाइन करेगा कि आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन कितना होगा। आने वाले लेक्चर्स में वो भी आपको समझ में आएगा। बट हाँ, आज के लिए कह सकता हूं कि पोर्टफोलियो रिटर्न और रिस्क के दुनिया में आप जैसे एंटर किए और इन फॉर्मुलों को देखे और आप अचानक से बेचैन हो गए होंगे, कुछ लोग तो हुए होंगे आई बिलीव, उनको शायद आज इस कॉन्सेप्ट से थोड़ी राहत मिली होगी और अब समझ में आएगा कि अच्छा दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये है क्या और क्यों हो रहा है ये। आई थिंक ये क्लैरिटी शायद आपको मिली होगी। अगर ये क्लैरिटी मिली है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा एंड लाइक जरूर कीजिएगा एंड कमेंट करके जाइए। अगर आपकी कोई भी प्रतिक्रिया है या फिर कुछ भी अगर आपको कहना है आप कमेंट में लिख करके जाइए। I'll see you in another video of concept video series. I hope you are enjoying this series. I'll see you in the next one. By the way, इस तरह की concept videos हमने बनाए not just for portfolio management but for other subjects as well. You can check our playlist जहाँ पे आप एक एक करके सारे के सारे जो हमारे subjects हैं उनके concept videos का definitely फायदा उठा सकते हैं। I'll see you in the next one. Bye bye.